स्क्रीन शेयर हो रही है, कोई भी थम्स अप करके मुझे बता दें। ओके, थैंक यू सविता जी। तो आज हम जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसमें है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं और हिंदी में इसको रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका सबसे प्रमुख काम जो है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, तो पूरी बॉडी में ये चीजों को ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। चाहे वो ऑक्सीजन हो या शुगर हो, ग्लूकोज हो या एमिनो एसिड्स हो, स्टेम सेल हो, सारी चीजों के जो बॉडी में जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखें। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये मिलके बना है हार्ट, ब्लड, वेसल्स। तीन चीजों से ये मिलके बनता है। और वेसल्स जो है इसमें भी फिर आती हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। हार्ट वर्ड से सभी परिचित हैं। फर्स्ट डायग्राम में आप देखें, ये हार्ट बना हुआ है। सेकंड ब्लड है। ब्लड में बहुत सारे उसके कंपोनेंट्स होते हैं, वो जब हम ब्लड पढ़ेंगे तो उसके कंपोनेंट्स को भी पढ़ेंगे, जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ऐसे बहुत सारे उसके अपने कंपोनेंट्स होते हैं। फिर वेसल्स। वेसल्स का मतलब होता है बॉडी में जितने भी ट्यूब्स हैं जिनके थ्रू ये ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है या सर्कुलेट होता है, वो वेसल्स हो जाते हैं। तो ये वेसल्स तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है आर्टरीज, ये आर्टरीज हैं। आर्टरीज का मेन जो फंक्शन होता है वो होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के हर एक पार्ट में लेके जाना या हर एक सेल तक लेके जाना। और सेकंड होता है वेन्स। वेन्स का इसके अपोजिट काम होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको वापस हार्ट तक लेके जाना। मतलब इन दोनों के फंक्शन एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट है। आर्टरीज क्या करेगी, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन तक लेके जाएगी। और वेन क्या करेगी, ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक लेके जाएगी। और कैपिलरीज वो हैं जो बहुत बारीक ट्यूब्स होते हैं और लास्ट में फाइनल जो सेल तक जाते हैं। तो ये इन्हीं का बहुत छोटे छोटे नेटवर्क जब बनाती हैं ये, तो वो कैपिलरीज हो जाती हैं। तो इस तरह से हम देखें कि सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन तीन कंपोनेंट से ये मिलके बन रहा है, हार्ट, ब्लड और वेसल्स। वेसल्स अगेन थ्री टाइप्स के वेसल्स या ट्यूब से मिलके बन रही हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो ये इस तरह से पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो डिजाइन होता है। अब जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, इसका काम क्या होता है कि जो ब्लड है उसको कंप्लीट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना। और सबसे मेजर फंक्शन जैसे अभी हमने देखा था ट्रांसपोर्टेशन का है। और कोई भी चीज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो बेस यूज होता है वो ब्लड यूज होता है। जैसे ऑक्सीजन है तो ब्लड में मिक्स होके पहुंचेगी वो ऑर्गन तक। या जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो एक एक्सक्रीटरी मटेरियल है, तो वो भी ब्लड में मिक्स होके वापस हार्ट तक पहुंचेगा। तो मोस्टली जब ये वेन और आर्टरीज को किसी भी पिक्चर में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आर्टरीज चूंकि ऑक्सीजनेटेड होती हैं तो इनको हमेशा रेड कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और चूंकि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली होती हैं तो इन्हें ब्लू कलर से किया जाता है। तो मोस्टली जो अगर हम अपनी बॉडी देखें, तो जैसे सपोज हम अपने हाथ को देखें, तो यहाँ पर जो एक बारीक बारीक ग्रीन कलर की लाइंस दिखती हैं ये सारी वेन्स हैं, क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो वेन हमेशा स्किन के पास होती हैं और आर्टरीज जो होती हैं वो बहुत अंदर होती हैं। इसका एक बेनिफिट क्या है कि कभी भी स्किन कहीं से कटती है तो जो लीक होती है वो वेन लीक होती है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लीक होता है। और चूंकि आर्टरीज बॉडी में बहुत अंदर रहती हैं तो वो डैमेज
बहुत कोई सीवियर एक्सीडेंट या सीवियर डैमेज कट लगने के बाद ही होता है। तो ये एक नेचर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे ह्यूमन बॉडी सेफ रहे। तो ये यहाँ इसमें बीच में जो ये पोर्शन दिख रहा है ये हार्ट है। इससे जितनी भी ये रेड कैपिलरीज या वेसल्स निकली हुई हैं ये आर्टरीज हैं, और जितनी भी ये ब्लू निकली हुई हैं ये वेन है। और दोनों की ही अपनी जरूरत है, क्योंकि हार्ट में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और हार्ट बीट करता है, प्रेशर देता है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन वेसल्स में जाता है और इन आर्टरीज के थ्रू बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचता है। और जो हर एक सेल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ये वेन्स कलेक्ट करती हैं सारे ऑर्गन से और इसको वापस हार्ट तक पहुंचाती हैं। तो ये एक पूरा सर्किल होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के सर्कुलेशन। अब सबसे पहले अभी तक हमने देखा कि कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ब्लड है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि हमने उसमें 3 चीजें पाई थी, ब्लड, हार्ट और वेसल्स। तो हम सबसे पहले ब्लड को लेते हैं। तो ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो ब्लड में लिक्विड और सॉलिड दोनों पार्टिकल होते हैं। कुछ एक तरल भाग होता है, तो जो तरल भाग होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा, और जो इसके ठोस भाग होते हैं या फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, वो इस जो प्लाज्मा होता है उसमें स्विम करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो इस तरह से ये जो कुछ जो पिगमेंटेशंस होते हैं या सॉलिड मटेरियल होते हैं, ये उस प्लाज्मा में तैरते तैरते आगे की ओर हार्ट से ऑर्गन की ओर जाते हैं और ऑर्गन से हार्ट की ओर जाते हैं। तो ये जो ब्लड होता है इसका लगभग 55% भाग जो होता है वो ठोस होता है और उनको हम ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, ब्लड कणिकाएं। और जो लिक्विड होता है वो लगभग 45% होता है, वो प्लाज्मा होता है। मैम नीतू दीदी सॉरी, ज्वाइन नहीं कर पा रही है, वो बार बार लिख रही है ग्रुप पर। तो यहाँ से तो मैं एडमिट ही कर सकती हूँ और कुछ मेरे हाथ में रहता नहीं है। उनको बोले एक बार कंप्लीटली बाहर आके ज्वाइन कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ मैंने शायद उल्टा बोल दिया है। ये जो लिक्विड पोर्शन होता है वो 55% होता है, और जो आरबीसी, जिनको रेड ब्लड सेल या वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, तो ये जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो कुल 45% होते हैं। तो इस तरह से ये देखें कि इसमें ब्लड के कंपोनेंट्स में लिक्विड पोर्शन जो रहता है वो प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, मेन ये वाले पार्ट्स होते हैं। जो आरबीसी होता है वो रेड ब्लड सेल्स या कैप्सल्स होते हैं। जो वाइट डब्ल्यूबीसी होते हैं ये वाइट ब्लड कैप्सल्स होते हैं, और इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और जो ये प्लेटलेट्स होते हैं इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये एक कंप्लीट ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं। ये एक वेसल है जिसके अंदर ये इस तरह से आर्टरीज ये दी गई है और ये ब्लड फ्लो कर रहा है। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सभी चीजें प्रेजेंट है। तो ये इसका कंपोनेंट्स हो गया। अब इसका जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा इसका लाइट येलो कलर का होता है और उसमें लगभग 90% जो होता है वो पानी होता है। इस वाले पिक्चर में देखिए, इसमें ये प्लाज्मा का पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया है और इस साइड उसमें जो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और इसमें लगभग 7% प्रोटीन होता है और जो 3% बचता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज और भी जो न्यूट्रिशंस होते हैं जैसे एंजाइम, हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म, कुछ वेस्ट मटेरियल्स, फिर कुछ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स,
ये सारे कुछ इसमें रहते हैं। और प्लाज्मा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, तीनों तरह की गैस भी घुली हुई होती है जो कि पूरी बॉडी में रोटेट करती हैं। अब इसमें जो पानी होता है, तो ये प्लाज्मा का, जैसे आपको बताया कि लगभग 90% जो है प्लाज्मा वो पानी से बना है। इसीलिए बॉडी में आपने देखा डिहाइड्रेशन का अपना एक बहुत महत्व होता है। जब भी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो उसका तुरंत असर शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के प्लाज्मा में जो 90% वाटर होना चाहिए वो कम हो गया। और जब वो 90% वाटर कम हो जाता है, उसमें मान लीजिए वो 70 हो गया या 60 हो गया, तो क्या होता है कि वो जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो बहुत इजी नहीं होता है। उसमें भी ब्लड थिक होने लगता है और ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसीलिए बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी का लगभग 70% जो है वो वाटर पे डिपेंड करते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं। और ये पानी क्या करता है, जितने भी सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनको भिगो के रखता है और उनके मॉइस्चर को मेंटेन करता है। साथ ही जहां भी ट्रांसपोर्टेशन या लिक्विडिटी है, वहां पर ये उसके जो डाइल्यूशन है या कॉन्सेंट्रेशन है उसको मेंटेन करता है, जिसको हाइड्रेशंस बोलते हैं। तो जितनी भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं या इंटरनल सेलुलर फ्लूइड होते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन सेल होती है उसके अंदर भी प्लाज्मा पाया जाता है, जिसमें सेल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, वो उस लिक्विड में या उस प्लाज्मा में रहते हैं। तो ओवरऑल हम देखें कि बॉडी का सारा मैकेनिज्म जो है वो डिपेंड करता है लिक्विडिटी पर, पानी पर। तो इसीलिए बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। फिर जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है, इसमें एल्बुमिन होते हैं और फाइब्रिनोजन होते हैं, ग्लूकोबुलिन्स होते हैं। ये 3 तरह के यहाँ पर प्रोटीन्स प्लाज्मा में पाए जाते हैं। एल्बुमिन जो होते हैं, ये लीवर से ये सिंथेसिस होती है और इसका काम होता है कि जो प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करना। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? जैसे हम किसी ड्राई चीज को, मान लीजिए किशमिश आपके पास है, उनको आप पानी में डाल के रखेंगे 5-6 घंटे, तो क्या होगा, वो पानी उस किशमिश में भर जाएगा, किशमिश उसको सोक कर लेंगी और वो फूल के थोड़ी मोटी हो जाएंगी। तो जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ये किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं हो तो किशमिश को सोक करने के बाद भी उनमें पानी नहीं भरेंगे। तो ये जब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये बैलेंस बना रहता है, तो यही जो प्लाज्मा में वाटर की क्वांटिटी है जो 90% मैनेज करना है, वो मैनेज करके रखता है। यदि मान लीजिए एल्बुमिन की कम मात्रा हो जाए प्लाज्मा में, तो वहां पर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा और वो जो लिक्विड है वो ब्लड से निकल के उसके आसपास के टिश्यूज में डिपॉजिट हो जाएगा। और वही कारण होता है जिसको हम बोलते स्वेलिंग आ गई। ठीक है। और इसको ईडिमा भी कहते हैं। तो जैसे ही कहीं भी बॉडी में नॉर्मल स्वेलिंग आती, कोई चोट लगने के बाद स्वेलिंग आती, वो अलग एक डिफरेंट सिचुएशन है। लेकिन यदि नॉर्मल में स्वेलिंग आ रही, इट मीन्स आपकी बॉडी में पानी की बहुत ही कमी हो रही है। फिर फाइब्रिनोजन जो होता है, उसका काम, सबसे आवश्यक काम होता है ब्लड क्लॉटिंग। आपने देखा कि जैसे कहीं भी कट लगता है, स्किन कहीं भी कटती है, तो वहां से कुछ देर ब्लड निकलता है और फिर ऑटोमेटिक वहां पर एक क्लॉट बन जाता है ब्लड का, जो उस जगह पर एक प्लग, एक डॉट जैसा काम करता है और वहां से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। अगर ह्यूमन बॉडी में ये मैकेनिज्म ना हो तो क्या होगा कि थोड़े ही समय में बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाएगा। और ह्यूमन बॉडी से ब्लड लॉस होना मतलब
एक स्टेज के बाद डेथ की पोजीशन में पहुंच जाना। तो नेचर ने ये ब्लड क्लॉट होना एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म ह्यूमन बॉडी की सेफ्टी के लिए डाला है, और जिसमें फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है ये हेल्पफुल होता है। और जो ग्लोबिमिन्स होता है, इनका मेन काम होता है एंटीबॉडीज के रूप में बॉडी में काम करना। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं जो पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, जैसे सोडियम। सोडियम एक पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोलाइट। क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, आयोडाइज, मैग्नीज, इस तरह के इसमें कुछ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं। अब दूसरा हम देखेंगे कि इनमें जो ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें कुछ कार्प सेल्स या ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? ये 3 हैं। एक तो इस पिक्चर पर ये दिख रहे हैं, देखिए, आरबीसी, रेड ब्लड कार्प सेल्स, इनको इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। फिर दूसरा है, सॉरी यहाँ नहीं है, ये यहाँ पर दिए हुए हैं। दूसरा है वाइट ब्लड कार्पसेल्स, इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और थर्ड है प्लेटलेट्स, ये थर्ड प्लेटलेट्स, इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो इस तरह के ये 3 तरह के ब्लड सेल्स या ब्लड कैप्सूल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। अब जो आरबीसी होते हैं ये बाई कॉन्वेक्स रहती हैं, मतलब यहाँ पर आप दिख रहे हैं, ये फिगर बना हुआ है रेड ब्लड कैप्सूल्स का। इसको बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम आटे का एक बॉल बनाते हैं और उसको बीच से दबा देते हैं दोनों साइड से, तो उसका शेप एग्जैक्ट यही शेप होगा। ये बीच में पतली होती हैं और चारों तरफ से मोटी होती हैं, ये आदि। इनका मेन काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं और ट्रांसपोर्टेशन के साथ जिस भी ऑर्गन में जाती हैं वहां जाके ये ऑक्सीजन, इसमें एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसको अक्सर हम टेस्ट में बोलते हैं ना, हीमोग्लोबिन कम हो गया, हीमोग्लोबिन ज्यादा हो गया। तो ये जो हीमोग्लोबिन मटेरियल होता है यही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, बांधता है अपने में। और जब ये किसी भी ऑर्गन में जाती हैं तो ये हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। इस पिक्चर में आप देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन आ रही है अंदर, यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड हो रही है, और ये ऑर्गन में पहुंच के ऑक्सीजन वापस रिलीज हो रही है। तो ये जो आरबीसी होती हैं इनका सबसे मेन काम यही होता है। और इनकी जो लाइफ होती है वो लगभग 120 डेज की होती है। उसके बाद ये जो हीमोग्लोबिन आरबीसी है ये नष्ट हो जाती है और फिर दूसरी वहां पर आ जाती है। और इनका जो संग्रहण होता है या जहां पर ये इकट्ठी होती हैं वो यकृत होता है, लिवर होता है। और ये मोस्टली ये जब टूट के विखंडित होती हैं या डिस्ट्रॉय होती हैं तो ये यूरिन के साथ बॉडी के बाहर आ जाती हैं। ठीक है। तो ये जो एक्चुअली हीम होता है यहाँ पर, ये जो हीमोग्लोबिन है, तो यहाँ पर आपने फर्स्ट पिक्चर में देखा ये हीम है। अब यहाँ से ऑक्सीजन मिला तो जब हीम से ऑक्सीजन मिलता है तो वो हीमोग्लोबिन बन जाता है। और यहाँ पर थर्ड में फिर उसने ग्लोबिन को रिलीज किया और वापस हीम में कन्वर्ट हो जाता है। हीमोग्लोबिन को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि ये हिमेटिन नाम का एक पदार्थ होता है, और हिमेटिन का मतलब होता है आयरन। आयरन, ऐसे पिगमेंट्स जिनमें आयरन हो। और ये हीमोग्लोबिन बनने के लिए ये आयरन की प्रेजेंस में ही बनते हैं। इसीलिए आप देखिए यदि कोई एनेमिक होता है, किसी को हीमोग्लोबिन कम होता है तो उसे आयरन के टैबलेट या आयरन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो ये जैसे ही ये लंग्स में ये ब्लड जाता है तो लंग्स में जो इनहेल करके हम ऑक्सीजन लेते हैं ये उनके हीमेटिन के साथ ज्वाइंट होता है और हीमोग्लोबिन बनाता है, और फिर वापस किसी भी ऑर्गन में जाता है तो वहां पर ये वापस
2 पार्ट में डिवाइड होता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। तो इस तरह से ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जाता है। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होता है, जब ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है तब इसका कलर रेडिश होता है, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होता है तो इसका कलर ब्लूइश हो जाता है। तो अगेन ये वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस लंग्स में ले जाता है और वहां पर उसे रिलीज करता है। अब वाइट ब्लड कार्पसल्स या WBC या ल्यूकोसाइट्स, तो ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं ह्यूमन की इम्यूनिटी के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। और यही इनको फेगोसाइट्स भी कहा जाता है या इनके फेगोजेनिक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि इनका काम होता है कि बॉडी में यदि कोई ऐसा माइक्रोब्स या कोई ऐसा मटेरियल आता है जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है, जैसे कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आता है, तो ये उनका भक्षण कर लेती हैं। इसीलिए इनको फेगोसाइट्स भी कहा जाता है। और जो ये उस मटेरियल को खा लेती हैं या डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उसको फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। तो इनका जो मेन काम होता है वो यही होता है कि इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना और शरीर में जो भी रोग हो रहे हैं उनके रोगों से होने से शरीर को बचाना। तो ये इनका मेन काम होता है। उसके बाद लास्ट हम आते हैं प्लेटलेट्स पर। प्लेटलेट्स जो होते हैं इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, और इनका जो मुख्य काम होता है वो होता है जो रक्त का थक्का बनता है या जिसको ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं, उसमें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये जो थक्का बनता है इसको हीमोस्टेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो तीनों तरह की ब्लड सेल्स हैं इनके फंक्शन होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। अब यहाँ पर एक ओवरऑल फ्रेम दिया है कि टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स क्या हैं। सबसे पहले जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। फिर ये जो ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं 3 में डिवाइड होती हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। और ये लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स अधिक फिर से 3 में डिवाइड होती हैं, लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स। तो इस तरह से ये जो व्हाइट ब्लड वेसल्स होती हैं उनका क्लासिफिकेशन है। हालांकि इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक नॉलेज के लिए आप थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हैं। अब प्लेटलेट्स होती हैं, उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। उसकी अगर एक सेल देखें तो उसमें अल्फा ग्रेन्युअल सबटाइप्स होते हैं, ग्लाइकोजन होता है और डेंस ग्रेन्युअल होते हैं। और यहाँ पर ये इसका OCS ओपन कैनालिकुलर सिस्टम होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। ये एक उसकी सेल का स्ट्रक्चर है। और चूंकि उसमें ये डेंस ग्रेन्युअल होते हैं तो इसीलिए ये ब्लड क्लॉट बनने में हेल्पफुल होती है। इसके फंक्शन क्या क्या है? सबसे पहला फंक्शन तो ब्लड क्लॉटिंग है, बनाना, फिर उसको रिटेन करना। तो ये जो ब्लड क्लॉट्स बनाती है तो ये कुछ इस तरह से बनाती है कि सबसे फर्स्ट तो जहां पर भी वो वेन रैप्चर होती है वहां से ब्लड बाहर आना शुरू होता है। फिर धीरे धीरे ये वहां पर ढेर सारा ऐसा एक नेटवर्क बनाकर एक बंडल जैसा प्लग बना देती है, जिससे अंदर जो वो ब्लड फ्लो हो रहा है वो बाहर आना उसका बंद हो जाता है। तो ये जो पूरा प्लक बनाती है इसमें क्या क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो बाहर आ रहे हैं, फिर बहुत सारे फाइब्रिजेंस होते हैं और बहुत सारे प्लेटलेट्स होते हैं। इन तीनों से मिला के ये इस ब्लड को क्लॉट करता है और इस ब्लड को
क्लॉट करने के लिए विटामिन के बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, और इसको सेफ्टी प्लग भी बोलते हैं। ये एक स्ट्रक्चर दिया है कि ब्लड का क्लॉट कैसे बनता है, तो इतना डिटेल में वैसे आपको जानने की जरूरी नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिजन होता है, ये पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है, और जो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ये थ्रोम्बिन बनाता है, और जो फाइब्रिनोजन होता है ये फाइब्रिन बनाता है। तो ये जो फाइब्रिन होते हैं ये अपने आप में थ्रोम्बोसाइट्स को और डब्ल्यूबीसी को आपस में, जैसे कि इस पिक्चर में बताया था, ये फाइब्रिन्स जो होते हैं ये एक बंडल जैसा बना लेते हैं, पूरा लपेट देते हैं ये फाइबर इन दोनों सेल्स को, और एक प्लग जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। ब्लड के फंक्शन, तो सबसे पहला फंक्शन तो यही है कि ये बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, क्योंकि इसके बिना किसी भी चीज का बॉडी में सर्कुलेशन होना या ट्रांसपोर्टेशन होना बड़ा मुश्किल काम होता है। जितने भी बॉडी द्वारा ऐसे एब्जॉर्ब किए हुए न्यूट्रिशंस हैं जो बॉडी के लिए यूजफुल हैं, उनको सारे ऑर्गन में पहुंचाता है। फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के सारे एक एक टिश्यू एक एक सेल में ऑक्सीजन को ले जाता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाके हार्ट तक छोड़ता है। फिर जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं जो कि बॉडी की टूट फूट या जैसे कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी के डेड होने पर क्रिएट होते हैं, उन सबको ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक लेके जाता है, जिससे वो बॉडी के बाहर जा सके। फिर इसमें जो पानी होता है इसके थ्रू वाटर का भी पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ये पानी का काम क्या होता है वाटर का, कि ये बॉडी के टिश्यू और सेल में उसकी मॉइस्चर बनाए रखता है और उसकी लिक्विडिटी को मेंटेन रखता है। फिर ये ब्लड ही है जो ऑस्मोटिक प्रेशर को नॉर्मल बनाए रखता है हर एक सेल में, और जब भी ये ट्रांसपोर्टेशन करता है तो ये बॉडी के एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ के रखता है। अब इसमें जब ये ब्लड सर्कुलेट होता है तो इसमें बहुत सारे केमिकल्स भी मिलते हैं। तो वो दो तरह की ग्लैंड से मिलते हैं, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा एक्सोक्राइन क्राइन ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो डक्ट विद डक्ट ग्लैंड होती हैं, उनमें से एक डक्ट निकलती है और जो किसी ना किसी ब्लड कैपिलरीज से जुड़ती है। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, और ये सीधे अब जो भी केमिकल हार्मोन्स क्रिएट करती हैं उसको ब्लड में रिलीज करती हैं, और फिर वो जो हार्मोन्स या विटामिन इन ग्लैंड्स ने ब्लड में डाले हैं वो ब्लड के साथ टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाते हैं, या ब्लड उसको टारगेट ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करता है। एक ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ब्लड जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक पर्टिकुलर डिग्री तक ही होना चाहिए, उससे कम या ज्यादा होने पर ऐसा माना जाता है कि वो ह्यूमन बॉडी बीमार है, हम फीवर कहते हैं, है ना। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी पानी करता है, और यही कारण है कि जब गर्मी में आप बहुत तेज धूप में जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो स्वेटिंग होने लगता है, और स्वेट में जब गर्म हवा भी लगती है तो वो कूलिंग क्रिएट करती है और बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है। फिर जितनी भी बॉडी में damage है, की रिपेयरिंग सेल्स की रिपेयरिंग या रीजनरेट करना, उन सब काम भी ब्लड करता है। और जितनी डैमेज सेल्स होती हैं जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो भी डैमेज थी, तो उनको स्किन और लीवर में पहुंचाता है, जहां से उनका जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, और फिर उसके बाद वो एक्सट्री ऑर्गन में पहुंचकर बॉडी के बाहर बाहर कर दी जाती है। इसमें जो कि डब्ल्यूबीसी होता है फैगोसाइटोसिस के द्वारा जितने भी विषाणु होते हैं उनको नष्ट करता है और ह्यूमन बॉडी को बीमार होने से बचाता है। फिर ये ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण रखने का काम भी ब्लड करता है, और
ब्लड क्लॉटिंग का एक इम्पोर्टेंट हमने देखा ही था, ब्लड अगर कहीं चोट लग जाए तो वहां पर ब्लड क्लॉटिंग का काम भी करता है ब्लड, और जिससे बॉडी से ब्लड को लॉस होने से सेव करता है। फिर अब हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप मोस्टली 4 होते हैं, और ये जो 4 ब्लड ग्रुप हैं ये ए, बी, ओ और ए बी होते हैं। और इसमें कुछ विशेष चीजें होती हैं जिनसे डिसाइड किया जाता है कि वो ए है या बी है, तो उसको हम कहते हैं एंटी। ठीक है, और ये जो एंटी होते हैं उसके हिसाब से ही इन ब्लड के ग्रुप को डिसाइड किया जाता है। अब किसी भी व्यक्ति को जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कहा जाता है तो उसे कोई ना कोई डोनर की आवश्यकता होती है, और वो डोनर का जब सैंपल लेते हैं और जो रेसिपिएंट है दोनों के प्लाज्मा को मिलाया जाता है, और अगर वो आपस में कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं, उनकी एंटीबॉडीज जो है वो प्रॉपर मैच करती हैं, तब उनको ब्लड दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसी से ए एंटी बी निकलता है। तो इस प्रकार ए जो ब्लड ग्रुप है उसके प्लाज्मा में एंटी बी होगा, और जो बी है उसके प्लाज्मा में एंटी ए होगा, मतलब जस्ट अपोजिट होगा। इस चार्ट में देख क्लियर दिख रहा है कि जो रेड ब्लड सेल्स है ग्रुप ए की है तो उसमें एंटी बी है, मतलब एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा एंटी बी है, लेकिन अगर बी ग्रुप है तो उसमें एंटी ए है। ए बी ग्रुप है तो दोनों में से कोई भी नहीं है, और ग्रुप ए में दोनों तरह की होती है, एंटी ए बी और एंटी बी भी, दोनों तरह के होते हैं। तो इस तरह से यदि आप देखें तो अगर हाँ, अगर ये हम देखें कि ब्लड किस व्यक्ति को कौन सा दिया जाता है, तो एक इस चार्ट के थ्रू आप देखें तो जो ए ग्रुप का है उसको ए ग्रुप का तो दिया जा सकता है, साथ में ओ ग्रुप का भी दिया जाता है, क्योंकि ओ ग्रुप ऐसा है कि जिसमें एंटी ए और एंटी बी दोनों। इसी तरह यदि आप बी ग्रुप में देखें तो बी ग्रुप को बी ग्रुप और ओ ग्रुप भी दिया जा सकता है इमरजेंसी में। ए बी में देखें तो ए ग्रुप भी दिया जा सकता है, बी ग्रुप भी दिया जा सकता है और ओ ग्रुप भी दिया जा सकता है। तो आप देखें बी ए बी ग्रुप वाले जो हैं वो तीनों ब्लड ग्रुप को ले सकते हैं, तो इनको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। और ओ ग्रुप को देखें, ओ ग्रुप में सिर्फ ओ होता है, ये सिर्फ ओ ग्रुप को ले सकता है, लेकिन ये दे सभी को सकता है, तो इसीलिए ओ ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। फिर आर एच फैक्टर पाया जाता है ब्लड में, जो आप लोग ज्यादातर सुनते होंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसको रिहर्सस फैक्टर भी कहते हैं, इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है आर एच फैक्टर। और ये लगभग 85% के ब्लड में ए बी ओ के अलावा एक अतिरिक्त फैक्टर होता है जिसे आर एच फैक्टर कहते हैं। और जिन व्यक्ति में ये फैक्टर रहता है उसे आर एच पॉजिटिव कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो रेस्ट 15% है उनमें ये आर एच नहीं होता है, तो उनको आर एच नेगेटिव कहते हैं। तो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो आर एच पॉजिटिव को आर एच पॉजिटिव ही चढ़ाया जाएगा, और आर एच नेगेटिव को आर एच नेगेटिव ही चढ़ा जाएगा। मतलब ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आर एच फैक्टर को भी चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब हस्बैंड और वाइफ का टेस्ट होता है तो मान लीजिए एक का आर एच फैक्टर प्लस है, दूसरे का माइनस है, तो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी कठिनाइयां पैदा करता है। मान लीजिए माँ का जो है वो आर एच नेगेटिव है, और जो उसका फीटस है, बेबी है, वो आर एच पॉजिटिव है, तो क्या होगा कि ये दोनों के जो जब मिलेंगे तो ये कुछ ऐसे एंटीबॉडीज या कुछ ऐसे एग्लूटिनस बनाते हैं
कि वो माँ जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए जाएगी तो उसे प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए पर्टिकुलर इसके लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है जस्ट आफ्टर डिलीवरी। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ब्लड का। उसके बाद हार्ट है।